हेलो बच्चों, मैं इंजीनियर अमित मिश्रा, बीटेक एमबीए। मैं पिछले 20 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और इन 20 सालों में मैंने हजारों बच्चों की मदद की है उनको अपने सपने साकार करने में, इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्जाम्स को क्वालिफाई करके डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। इतना ही नहीं, मेरे पढ़ाए हुए बच्चों ने अपने बोर्ड्स के एग्जाम्स में भी आसानी से 95% प्लस मार्क्स स्कोर किए हैं। तो बच्चों, जो मैं हमेशा एक बात करता हूं कि फिजिक्स जो है लोगों के लिए एक हवा होता है, बच्चों को उसमें बहुत डर लगता है, लेकिन हम कैसे आसानी से फिजिक्स में मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, हम कैसे आसानी से मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं फिजिक्स को मास्टर करके, इसका केवल एक ही राज है और वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को फिजिक्स में अच्छे से समझ लेंगे तो हम ना केवल बोर्ड के एग्जाम्स में अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, बल्कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जाम्स को भी हम क्रैक कर सकते हैं। राइट? तो इसी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के एक्सप्लेन करने की कड़ी में आगे बढ़ते हुए जो हम बात कर रहे थे वेक्टर्स चैप्टर की, उसके लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फिर फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, और वेक्टर क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि वेक्टर क्वांटिटीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, याद है? तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए एक तो उसका नोटेशन, मतलब जब हम उसको लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, उसका सिंबल लिखेंगे। सिंबल के लिए हम कोई अल्फाबेट यूज करेंगे और उसके ऊपर हम छोटा सा एरो लगाएंगे, और फिर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब उसको हम ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ कैसे करेंगे? उसके लिए एक हम एरो ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ एरो की कितनी होगी, बताओ भाई कोई? अरे भूल गए? क्या बात किया था हमने कि एरो की लेंथ जो होगी वो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होगी, और एरो की डायरेक्शन टेल टू हेड किधर होगी, जो गिवन डायरेक्शन होगी उस फिजिकल क्वांटिटी की। जैसे एग्जांपल में मैंने आपको बताया था फोर्स का, फोर्स ऑफ 70 न्यूटन इन अपवर्ड डायरेक्शन, है ना? याद आ रहा है एग्जांपल? अब जब हमने बात किया वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की, तो वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए एक और नोटेशन यूज होता है। उस नोटेशन को बोला जाता है मॉडुलस। क्या बोलेंगे? ध्यान से सुनिएगा, मॉडुलस, MODULUS। मॉडुलस को शॉर्ट में मॉड भी बोला जाता है, MOD, और ज्यादातर हम मॉड ही बोलेंगे। जब मॉड का मतलब मॉडर्न नहीं, लोग कह देते ना कि बड़ा मॉड है, वो वाला मॉडर्न वाला मॉड नहीं भाई, मॉडुलस वाला मॉड। तो मॉड मतलब मॉडुलस, मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए जरा इधर आइए, क्या लिखा हुआ है मैंने यहां पर? मॉडुलस, मॉड, मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेक्टर। एग्जांपल जरा हम 3 वेक्टर क्वांटिटीज का लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड फोर्स। जैसे मैंने यहां पे लिखा है कि एक हमने एग्जांपल लिया डिस्प्लेसमेंट का, 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन ईस्ट डायरेक्शन। तो अब यहां पर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एस के ऊपर छोटा सा एरो। फिर हमने लिया वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो इसके लिए हमने क्या यूज किया? देखिए, V के ऊपर छोटा सा एरो। फिर हमने लिखा 10 न्यूटन फोर्स किस डायरेक्शन में? वर्टिकली अपवर्ड। फोर्स के लिए क्या यूज करते हैं? F, उसके ऊपर छोटा सा एरो। तो जब हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिख रहे हैं तो उसके सिंबल के ऊपर छोटा सा एरो लगा करके उसको हम लिखेंगे। अब अगर मैं पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, कितना होगा बताइए? क्या लिखा हुआ है? 100 मीटर। गुड। तो अब इसको नोटेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? एस लिखा हमने,
विद एरो, ध्यान रखिएगा, विद एरो एस लिखा और दो पैरेलल वर्टिकल लाइंस बना दी। ध्यान रखिएगा, पैरेलल वर्टिकल लाइंस, दो लाइंस बना दी। तो जब हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो ये जो नोटेशन है ना, मैं इधर से आके दिखाता हूं आपको, जो ये नोटेशन है, इस नोटेशन को हम बोलते हैं मॉडुलस या मॉड। तो इसको क्या पढ़ेंगे जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मॉडुलस एस या मॉड एस, मॉड वेक्टर एस। ठीक है, तो मॉड वेक्टर एस का मतलब क्या है? केवल एस। केवल एस मैंने बताया था कि अगर उसके ऊपर हम एरो नहीं लगाते हैं तो ये स्केलर क्वांटिटी हो जाता है या फिर मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो मॉडुलस जब आप साइन बनाएंगे, मॉडुलस साइन के लिए ध्यान रखिए क्या करेंगे, दो वर्टिकल लाइंस पैरेलल लाइंस बनाएंगे, उसके अंदर वेक्टर सिंबल बनाएंगे एरो वाला, और ये क्या बताएगा? ये बताएगा मैग्नीट्यूड बताएगा। ये क्या बताएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू बताएगा। ठीक है, तो इसको हम केवल एस भी लिख सकते हैं। केवल एस मतलब मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू। मैं रिपीट बार बार करता हूं एक चीज को, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि इतना ज्यादा रिपीट क्यों करते हो आप। मेरा एक चीज मानना है कि लेक्चर मेरा देखने के बाद आपको वो अभी का अभी पूरी तरह से अच्छी तरह से याद हो जाए, आपको नोट करने की भी जरूरत ना पड़े, नोट्स भी ना बनाना पड़े, कि और आप मेरे ये लेक्चर्स, ये वीडियो लेक्चर्स देख करके ही आप एग्जाम्स में अपीयर हो जाइए। ठीक है, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूं जिसमें आपको याद होता जाए। तो केवल एस मतलब आपका मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू, और जब वर्टिकल लाइंस यानी मॉडुलस लिख दिया हमने, वो भी मतलब है मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू। कितना है यहाँ पे? 100 मीटर। इसी तरह से इसको क्या बोलेंगे? बोलिए जरा, हाँ जी बताइए, जोर से बोलिए, और जोर से। यस, मॉड वी वेक्टर, मॉड वेक्टर वी। तो मॉड वेक्टर वी मतलब मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ किसका? वेलोसिटी का। कितना दिया था यहां पर? 40 मीटर पर सेकेंड। तो मॉड वी या v इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से आप बोलिए जरा, आप बताइए। हाँ जी, हाँ आपको कह रहा हूं मैं, पढ़िए इसको, बोलिए जी। हाँ जी, राइट। मॉडुलस एफ या मॉड एफ, मॉड वेक्टर एफ मतलब क्या हुआ ये? हाँ जी, मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फोर्स, जिसको हम केवल क्या लिख सकते हैं? विदाउट एरो एफ। और ये कितना था इस एग्जांपल में? 10 न्यूटन। तो इज इक्वल टू 10 न्यूटन। इज इट क्लियर? ठीक है, सो जब मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू के नोटेशन की बात करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे? जो उसका सिंबल था एरो के साथ में, उसको हम दो वर्टिकल लाइंस के बीच में हम उसको इनक्लोज कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और इस नोटेशन को, किस नोटेशन को? दो वर्टिकल लाइंस के बीच में जब हम वेक्टर को लिख रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? याद करिए फिर से, मॉड एस, मॉड वी, मॉड एफ मतलब मॉडुलस एस, मॉडुलस वी, मॉडुलस एफ। और ये क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड। इज इट करेक्ट? इज इट क्लियर? याद रहेगा? गुड। अब देखिए, यहां पर मैंने करंट फिजिकल क्वांटिटी लिखी है। क्यों लिखा है? मुझे पिछली लेक्चर के बाद में किसी स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया। मैंने आपको अपना फोन नंबर बताया था ना, 8588833578। मेरा दूसरा नंबर भी जो मैं इंस्टीट्यूट के लिए यूज करता हूं वो भी मैं बता रहा हूं, उसको भी नोट कर लीजिए। और ज्यादा मुझसे आप जो कम्युनिकेट करिएगा ये दूसरे वाले नंबर पे करिएगा, 9971161302। मैं रिपीट कर रहा हूं, 9971161302। इसके अलावा आपको मैंने बताया था कि आप मेरे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। क्या बताया था? www.mecinstitute.com। वहां से भी आप मुझे क्वेश्चंस भेज सकते हैं। ओके, तो मैं बता रहा था आपको कि लेक्चर 1 के बाद एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज भेजा कि सर आपने कहा था कि वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which have magnitude and direction both, or which require magnitude and direction for their presentation, for their expression। तो करंट जब हम ड्रॉ करते हैं, आपने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में पढ़ा हुआ है ना, तो 10th क्लास में जब आप करंट को ड्रॉ करते हैं सर्किट में तो आप एरोज बनाते हो करंट के फ्लो के लिए, बनाते हो ना? याद आ रहा है कि भूल गए एग्जाम के बाद? हाँ, तो वो एरो बना करके हम करंट को दिखाते हैं सर्किट में।
तो वो कहने लगा कि सर ऐसे तो करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है, जैसे हम इसको बोलते हैं 20 एम्पियर 10 एम्पियर, और उसकी हम डायरेक्शन भी सर्किट में बना रहे हैं, तो करंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी हुई। तो करंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, उस डेफिनेशन के में फिट हो रही है लेकिन नहीं है। तो अब ये कंफ्यूजन आ गया कि भाई डेफिनेशन ये कह रही है कि ऑल दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। करंट का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है? तो इसके लिए एक और आपका यहां पे कॉन्सेप्ट आता है, ध्यान रखिएगा, याद करिएगा। करंट का एग्जांपल लेकर के पहले मैं लिख देता हूं, करंट इज नॉट वेक्टर। ठीक है, करंट इज नॉट वेक्टर। तो ये कैसे पता चलेगा कि कोई ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है और वो एक्चुअल में वेक्टर है कि नहीं भी हो सकती है? तो उसके लिए है कि जो हमारी क्वांटिटीज डायरेक्ट एल्जेब्रिक रूल से, एल्जेब्रिक मैथमेटिकल रूल से ऐड कर सकते हैं, जिनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज नहीं होगी। एल्जेब्रिक एडिशन सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? सिंपल प्लस माइनस, सिंपल प्लस माइनस। मतलब जैसे कि आपने लिखा 2 + 3 = कितना हुआ? 5। जैसे आपने लिखा 6 - 2 = कितना हुआ? 4। तो इसको हम बोलेंगे एल्जेब्रिक एडिशन, एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन। तो ऐसी क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, जिनको हम सिंपल एल्जेब्रा के रूल से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और चाहे उनके प्रेजेंटेशन में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उनको हम वेक्टर नहीं बोलेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। सो करंट इज नॉट वेक्टर, इट इज स्केलर। व्हाई? बिकॉज करंट के हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। कैसे? देखिए जरा एग्जांपल, कि ये आपका मान लीजिए कोई सर्किट का एक जंक्शन है, पॉइंट है, जहां पे 2-3 वायर्स कनेक्ट हो रही हैं। मान लीजिए एक वायर यहां पर इधर से आई, इसमें करंट है 3 एम्पियर, और एक वायर इधर से आई, इसमें करंट है 2 एम्पियर। तो मैं आपसे पूछूं कि इधर कितनी करंट जाएगी, इससे बाहर कितनी जाएगी? ये हमारा जॉइंट है, इस जॉइंट में वायर नंबर 1 से करंट आ रही है 3 एम्पियर, वायर नंबर 2 से करंट आ रही है 2 एम्पियर। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इधर वायर नंबर 3 में कितनी करंट जाएगी? तो देखो दोनों इसके जॉइंट की तरफ जा रही है ना? तो आप इनको टोटल करोगे, प्लस करोगे, तो इसमें एरो बने हुए हैं, तो आपको ये लगेगा वेक्टर है। लेकिन मेजरमेंट से ये देखा गया है कि इस थर्ड वायर में टोटल करंट 5 एम्पियर आती है। 5 देखिए कैसे आ गया? 3 + 2। तो ये क्या हो गया? एल्जेब्रिक एडिशन हुआ। ये सिंपल एल्जेब्रा से आपका ऐड हो रहा है। तो क्योंकि करंट जो है सिंपल एल्जेब्रा के मेथड से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, इसलिए ऑल्दो हम करंट की डायरेक्शन दिखाते हैं सर्किट्स में, लेकिन वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इज इट क्लियर? तो अब इस तरह से हम ये समराइज कर सकते हैं कि ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज which require only magnitude for their presentation, for their expression, are called scalar quantities. All those quantities which require magnitude and direction both for their presentation and which do not follow algebraic laws of addition and subtraction will be called vector quantities. So एक इसमें पॉइंट हमारा और ऐड हो जाता है वेक्टर्स की डेफिनेशन में, कि all those physical quantities which require magnitude and direction for their expression, for their presentation, and which do not follow, which do not obey algebraic law of addition and subtraction will be called vector quantities. Okay? Is it clear? ठीक है, ध्यान रखिएगा। So अब तक हमने ये सीख लिया कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, स्केलर क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज का नोटेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या है, और वेक्टर क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड को, न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रेजेंट करने के लिए मॉडुलस सिंबल का क्या मतलब है।
और हमने ये एक करंट के एग्जांपल से हमने ये सीखा कि ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, लेकिन अगर वो एल्जेब्रिक लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रही हैं तो वो वेक्टर नहीं होगी, वो स्केलर होगी। एग्जांपल करंट। ओके, सो बच्चों अब हमें ये देखना है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटीज जो हैं, वेक्टर्स को बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो वेक्टर्स के कौन कौन से स्पेशल टाइप्स है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हमें पढ़ना है, राइट? क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ओके, क्या बताया हमने, क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहला और जो इंपॉर्टेंट आपका वेक्टर है, दैट इज, नोट करते जाइएगा आप लोग। आई एम श्योर कि आप नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठे होंगे, इसको मूवी की तरह, सीरियल की तरह नहीं देख रहे होंगे, है ना? ठीक है, तो नोट भी कर लिखते जाइए। नंबर 1 है आपका नेगेटिव वेक्टर। क्या है? नेगेटिव वेक्टर। सो ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है जो कि गिवन वेक्टर का होता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो होती है गिवन वेक्टर की बिल्कुल अपोजिट होती है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। व्हाट इज अ नेगेटिव वेक्टर? इट इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज एग्जैक्टली सेम दैट इज ऑफ गिवन वेक्टर, बट डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट टू गिवन वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड गिवन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शन उसकी बिल्कुल अपोजिट होती है, उसको हम बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर, राइट? सो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं। सेम मैग्नीट्यूड बट opposite direction। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस से कि हमें गिवन है फोर्स F इज इक्वल टू 10 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन। तो अगर इस फोर्स F 10 न्यूटन का हम नेगेटिव वेक्टर लिखें, सो माइनस F हो गया, ये नेगेटिव मतलब माइनस F, तो ये क्या हो जाएगा? 10 न्यूटन इन ईस्ट का बिल्कुल अपोजिट क्या होगा? वेस्ट, इन वेस्ट डायरेक्शन। क्या हम इसको ड्रॉ करके देख सकते हैं? याद है आपको, मैंने आपको क्या बताया था? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसे करेंगे? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्या रूल बताया था मैंने इसको? क्लॉकवाइज, ऐसे। सो पहले जरा फोर्स F को ड्रॉ करिए 10 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन। मैं अभी कोई स्केल नहीं ले रहा हूं, आपको रफली बना के दिखा रहा हूं। सो लेट अस से कि ये आपका है, सॉरी, ईस्ट डायरेक्शन। तो लेट अस से कि ये आपका 10 न्यूटन है और ये ईस्ट डायरेक्शन में हो गया, तो ये आपका हो गया फोर्स F। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है? माइनस F, नेगेटिव F, इसका नेगेटिव वेक्टर। तो मैंने क्या बताया कि मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होना चाहिए, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होगी। तो मैं इसके बिल्कुल नीचे आता हूं,
ये मैंने पैरेलल लाइंस बना दी हैं इसके टेल और हेड से, तो जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि मैग्नीट्यूड सेम है। अदरवाइज तो आप स्केल से ड्रॉ कर लेंगे सेम लेंथ का। तो ये हमने ड्रॉ किया और एरो का हेड किधर आ जाएगा, अपोजिट, है ना, ठीक है। तो अब ये किधर था, ये ईस्ट की तरफ था, ये किधर हो गया, वेस्ट की तरफ। तो ये क्या वेक्टर हो गया, माइनस एफ वेक्टर हो गया। ये मैग्नीट्यूड सेम है, लेंथ सेम है, तो 10 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन किधर हो गई, वेस्ट। सो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में फर्स्ट टाइप क्या बताया मैंने, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या है, इट इज अ वेक्टर which has same magnitude that of the given vector but direction is just opposite to given vector। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड गिवन वेक्टर के इक्वल होता है लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल उसके अपोजिट होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टाइप है, ये क्लियर है, नेगेटिव वेक्टर। नेक्स्ट नंबर 2 हमारा है इक्वल वेक्टर्स, ठीक है, क्या, इक्वल वेक्टर्स। अब वेक्टर में हमेशा ध्यान रखिए कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। तो अगर मैंने कहा कि दो वेक्टर इक्वल हैं तो ये कब पॉसिबल होगा, जब उसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो दोनों का और डायरेक्शन भी सेम हो। इज इट क्लियर? एंड बट ऑब्वियस वो जो दोनों वेक्टर हैं वो एक ही फिजिकल क्वांटिटी के लिए होने चाहिए। एक ही फिजिकल क्वांटिटी के लिए मतलब या तो दोनों फोर्स के लिए होने चाहिए, या तो दोनों वेलोसिटी के लिए होने चाहिए, या तो दोनों डिस्प्लेसमेंट के लिए होने चाहिए, है ना, तभी तो हम इनको इक्वल बोलेंगे। सो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि ऑल दोज वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड सेम डायरेक्शंस and they belong to same physical quantity are called equal vectors। फिर से सुनिए, all those vectors which have equal magnitudes and same directions and which belong to same physical quantity are called equal vectors। okay, so अब हम इसको अगर ड्रॉ करके देखेंगे तो कैसे ड्रॉ करके देखेंगे, मैं एक बार लिख भी देता हूं, चलिए डेफिनेशन यहां पे। सेम, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन एंड बिलोंग टू सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल, ठीक है ना। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि आप फोर्स को वेलोसिटी के इक्वल कर दोगे, फोर्स को फोर्स के इक्वल करोगे। सो एग्जांपल लेते हैं हम, फोर्स F1 6 न्यूटन इन नॉर्थ, फोर्स F2 6 न्यूटन इन नॉर्थ। तो जो फोर्स F1 है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 6, डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ। जो फोर्स F2 है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 6, डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है एंड डायरेक्शन भी सेम है। तो क्या डेफिनेशन थी कि सेम मैग्नीट्यूड, यस, सेम डायरेक्शन, यस, दे बिलोंग टू सेम फिजिकल क्वांटिटी, यस, दोनों फोर्स हैं, राइट। ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है। सो हम कह सकते हैं कि फोर्स F1 और फोर्स F2 ये दोनों आपके जो है ये इक्वल है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे आप मैथ्स में लिखते हैं इक्वल के, इक्वल का साइन लगा दीजिए, F1 is equal to F2, राइट। सो दिस इज ट्रू इन बोथ वे। इन बोथ वे का मतलब अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल है तो हम उनको लिखेंगे इक्वल है। इसी तरह से अगर आपको गिवन है वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B, ठीक है, ये गिवन है, तो आप इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वेक्टर A का मैग्नीट्यूड और वेक्टर B का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और वेक्टर A की डायरेक्शन और वेक्टर B की डायरेक्शन भी सेम होगी और दोनों ये क्वांटिटीज A और B सेम फिजिकल क्वांटिटी को बिलोंग करती होगी, राइट।
तो मैग्नीट्यूड के लिए अभी मैंने आपको बताया था, याद है मॉडुलस साइन, मैं मॉडुलस साइन से यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ जिसमें आपको वो भी एक बार याद हो जाएगा अच्छे से। तो मॉड ए, देयरफॉर सिंस वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, देयरफॉर मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन वेक्टर ए, अब यहां पे मॉड नहीं आएगा, केवल वेक्टर ए इज इक्वल टू डायरेक्शन वेक्टर बी, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, राइट? सो ऑल दोज वेक्टर्स which have same magnitude and same directions and belong to same physical quantity are called equal vectors, right? So this is second type of vector. Third type of vector is like, या इनको पैरेलल वेक्टर्स भी बोलते हैं, लाइक और पैरेलल वेक्टर्स, क्या लाइक और पैरेलल वेक्टर्स? सो ऑल दोज वेक्टर्स which are parallel to each other and in same direction, all those vectors which are parallel to themselves and in same direction but their magnitudes may not be equal will be called like or parallel vectors. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा, all those vectors which are parallel and in same direction, right, which are parallel and in same direction, their magnitudes will be different, will be called like or parallel vectors. अगर आप मैग्नीट्यूड इक्वल कर देंगे तब तो फिर वो इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे, है ना? सो ऑल दोज वेक्टर्स which are parallel and in same direction magnitudes will be different are called like vectors. We can also say that equal vectors are a special type of like vectors. So क्या बताया मैंने इनके लिए? पैरेलल एंड सेम डायरेक्शन, केवल ये कंडीशन है। ऑल दोज वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड विच आर इन सेम डायरेक्शन, सभी वो सारे वेक्टर्स जो एक दूसरे के पैरेलल हैं और सेम डायरेक्शन में हैं, दे विल बी कॉल्ड लाइक और पैरेलल वेक्टर्स। एग्जांपल, ये आपका मान लीजिए वेक्टर ए है, ये मान लीजिए आपका वेक्टर बी है, ये मान लीजिए आपका वेक्टर सी है। तो देखिए जरा ये तीनों वेक्टर्स कैसे हैं, ये पैरेलल है एक दूसरे के, पैरेलल लाइंस तो पढ़ा हुआ है आप लोगों ने छोटी क्लास में। तो ये ए बी सी, ये तीनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, राइट? और इनकी जरा डायरेक्शन देखिए, एरो की हेड की डायरेक्शन सेम है, सो पैरेलल एंड सेम डायरेक्शन, सो दे विल बी कॉल्ड लाइक वेक्टर्स या पैरेलल वेक्टर्स। सो इसको इनको हम लिखेंगे कैसे? वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर लाइक वेक्टर्स। ओके, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जब सेम डायरेक्शन है तो पैरेलल वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे, है कि नहीं? भाई आपने कहा कि नॉर्थ डायरेक्शन में सारे वेक्टर्स ड्रॉ करिए, ये तो मतलब वो सेम डायरेक्शन का। ईस्ट डायरेक्शन में सारे वेक्टर्स ड्रॉ करिए, तो वो ऑटोमेटिक पैरेलल भी हो जाएंगे। अलग से पैरेलल इसलिए लिखा जाता है कि जिसमें क्लैरिटी थोड़ा सा और हो जाए। ओके, सो लाइक वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स व्हिच आर पैरेलल और एंड इन सेम डायरेक्शन। हाँ, पैरेलल में आपका जो है कई बार लाइंस जो है वो अपोजिट भी हो सकती है ना, तो वो दूसरी टाइप बन जाएगी। सो अभी हमें बस यही याद रखना है, ऑल दोज वेक्टर्स व्हिच आर पैरेलल एंड इन सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड विल बी मे बी डिफरेंट, सो दे आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स। ओके, फोर्थ इज unlike
या इसको हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स। सो ये उसका एक तरह से अपोजिट हो गया। लाइक का अपोजिट क्या हो गया? अनलाइक। पैरेलल का अपोजिट क्या हो गया? एंटी पैरेलल। सो इसमें क्या होगा? पैरेलल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। लाइंस पैरेलल होंगी, इसीलिए मैंने कहा था कि आपको पैरेलल वर्ड भी लिखना जरूरी है। सो ऑल दोज वेक्टर्स whose lines are parallel but their directions are opposite. Again magnitudes may be equal, may not be equal. जब इक्वल वाला होगा तो वो स्पेशल टाइप नेगेटिव आ जाएगा। इसलिए ये हम ज्यादातर जो हम यूज करते हैं ये डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स के लिए यूज करेंगे। जब सेम मैग्नीट्यूड हो जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादातर अनलाइक या एंटी पैरेलल किसके लिए बोलते हैं वर्ड? जो अनइक्वल लेंथ में होंगे, जो अनइक्वल मैग्नीट्यूड होंगे। सो क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। बहुत सिंपल है वैसे। ये मान लीजिए वेक्टर ए है और इसके पैरेलल बनाए मैंने वेक्टर बी। तो एज यू कैन सी हियर कि दोनों की लाइंस पैरेलल है लेकिन इनकी लेंथ इक्वल नहीं है ना? तो हम क्या लिखेंगे? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर अनलाइक या एंटी पैरेलल वेक्टर्स। फिर से मैं कह रहा हूं कि अगर लेंथ इक्वल कर दोगे तो ये नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। तो हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि नेगेटिव वेक्टर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ अनलाइक एंटी पैरेलल वेक्टर्स। बट जब डेफिनेशन लिखेंगे तो हम उसमें ये लिखेंगे कि ऑल दोज वेक्टर्स व्हिच आर पैरेलल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड मे बी सेम, मे बी डिफरेंट, called unlike or anti-parallel vectors. Is it clear? So this is your fourth type of vector, unlike or anti-parallel vector. Next, fifth type of vector is को-इनिशियल वेक्टर्स। चलिए पहले को-इनिशियल ले लेते हैं। मैं सोच थोड़ा सा इसलिए रहा था कि पहले कौन सा बताऊं, पहले ले लेते हैं तो काफी इजी है। को-इनिशियल वेक्टर्स। सो इसमें आप यहीं से देख लीजिए, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दीजिए, को और इनिशियल। को-इनिशियल वेक्टर्स। को मतलब कॉमन, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। बहुत सिंपल है। को-इनिशियल मतलब को मतलब सीओ को मतलब कॉमन और इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। सो ऐसे सभी वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है उन सभी वेक्टर्स को हम को-इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं। ऑल दोज वेक्टर्स विच हैव कॉमन और सेम इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, दे विल बी कॉल्ड को-इनिशियल वेक्टर्स। ओके, सो शॉर्ट में इसको क्या लिख सकते हैं हम? सेम इनिशियल या starting point. So all those vectors which have same or which have same starting or initial point will be called co-initial vectors. Example देखिए, ये मान लीजिए हमारा एक पॉइंट है, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, है ना? लेंथ विड्थ से कोई मतलब नहीं है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, मैग्नीट्यूड उनका सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, डायरेक्शन किसी भी तरफ हो सकती है, केवल क्या होना चाहिए? स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। तो ऐसे सभी वेक्टर्स को जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है उनको हम क्या बोलेंगे? को-इनिशियल वेक्टर्स। सो वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C आर को-इनिशियल vector A, B, C are co-initial vectors. So this is your fifth type of vectors, co-initial vectors. So all those vectors which have same starting point or initial point will be called co-initial vectors. Yeah, example. Next type,
कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है, क्या कोलिनियर वेक्टर्स। यहां पर भी दो वर्ड आ रहे हैं, को और लीनियर। सो यहां पे कोलिनियर, को मतलब कॉमन, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। सो कोलिनियर का मतलब है कि ऐसे सभी वेक्टर्स जिनकी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, केवल बस इतनी कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, क्या कि उनकी जो लाइन है जो हम ड्रॉ करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। डायरेक्शन सेम हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, इट डज नॉट मैटर। वन एंड ओनली वन कंडीशन इज देयर लाइंस शुड बी पैरेलल। सो ऐसे सभी वेक्टर्स जिनकी लाइंस पैरेलल होती हैं उनको हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। डायरेक्शन सेम हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, ओनली कंडीशन इज कि देयर लाइंस शुड बी पैरेलल। पैरेलल लाइंस। सो जैसे कि एग्जाम्पल, ये वेक्टर ए बनाया मैंने, ये वेक्टर बी बनाया, ये वेक्टर सी बनाया, ये वेक्टर डी बनाया। तो आप ये देख सकते हैं कि इन वेक्टर्स की ए बी सी डी की लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। लेंथ सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। जैसे मुझे देखने में लग रहा है, जो मैंने ड्रॉ भी ऐसे किया है कि ए और सी की लेंथ लगभग मैंने इक्वल रखी हुई है। डायरेक्शन ए और सी की अपोजिट है, डायरेक्शन ए और डी की अपोजिट है, लेंथ डिफरेंट है। डायरेक्शन ए और बी की सेम है लेकिन लेंथ डिफरेंट है, ठीक है। सो डायरेक्शन जो है सेम हो सकती है, अपोजिट हो सकती है, लेंथ सेम हो सकती है, डिफरेंट हो सकता है, केवल कंडीशन क्या है कि उनकी लाइंस पैरेलल है। सो ऑल दोज वेक्टर्स whose lines are parallel to each other, ऐसे सभी वेक्टर्स जिनकी लाइंस पैरेलल होती हैं उनको क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। याद रखिएगा, क्या, कोलिनियर वेक्टर्स, ओके। सो दिस इज फिफ्थ टाइप ऑफ वेक्टर। फिफ्थ हुआ, ये सिक्स्थ हुआ। कौन कौन सा हमने पढ़ा? नंबर 1 नेगेटिव वेक्टर, नंबर 2 इक्वल वेक्टर्स, नंबर 3 लाइक और पैरेलल वेक्टर्स, नंबर 4 अनलाइक और एंटी पैरेलल वेक्टर्स, नंबर 5 हमने पढ़ा कोइनिशियल वेक्टर्स, एंड ये नंबर 6 हुआ। दिस इज सिक्स्थ कोलिनियर वेक्टर्स इज सिक्स्थ। सो नेक्स्ट, सेवेंथ टाइप, seventh type of vectors is coplanar vectors। मैं पहले को वाले सारे बता रहा हूं आपको, इसीलिए कोप्लेनर, कोप्लेनर, ठीक है। तो को मतलब वही, फिर से वही, सीओ को मतलब कॉमन, प्लेनर मतलब उनका प्लेन जिस पर उसको हम अप्लाई कर रहे हैं। सो ऐसे सभी वेक्टर्स जो एक ही प्लेन पर अप्लाई होते हैं, एक ही प्लेन मतलब एक तरह से, और कॉमन लैंग्वेज में समझिए सरफेस। तो ऐसे सभी वेक्टर्स जो एक ही सरफेस पर अप्लाई होते हैं, एक ही प्लेन पर अप्लाई होते हैं, उनको हम बोलते हैं कोप्लेनर। अगेन लेंथ सेम हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, डायरेक्शन सेम हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, केवल कंडीशन क्या है, प्लेन एक ही होना चाहिए, ठीक है। सो ऑल दोज वेक्टर्स विच एक्ट on same plane on same surface are called coplanar vectors। तो इसको शॉर्ट में डेफिनेशन में क्या आएगा, सेम प्लेन या सरफेस। प्लेन या सरफेस कई बार बच्चों को बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, क्या होता है। मैं आपको सिंपल, आपको रूम के एग्जांपल से बताता हूं। रूम में कितने आपकी सरफेसेस होती हैं, बोलो भाई, 6, 5 and 1 6। कैसे, 4 तो वॉल्स हो गई आपकी, जैसे यहां पे मैं करूं, मेरे पीछे की वॉल, मेरे आगे की वॉल, लेफ्ट वॉल, राइट वॉल, 4 वॉल्स हो गई। फिर आपका फ्लोर हो गया 5 और रूफ हो गई 6 सरफेसेस। तो इन सरफेसेस को हम प्लेन्स भी बोल सकते हैं। सरफेसेस मतलब प्लेन्स, प्लेन्स मतलब सरफेसेस।
तो हमें जो वेक्टर्स ड्रॉ करने हैं वो सारे के सारे एक ही प्लेन पर, एक ही सरफेस पर होने चाहिए। मतलब अब आपको मैंने एग्जांपल बताया सरफेस का, रूम वाला, उसी से आप समझ लीजिए कि ऑल वेक्टर्स शुड एक्ट ऑन दिस वॉल, या फिर सभी वेक्टर्स जो है मेरे सामने वाली वॉल पे लग रहे हो, या फिर सभी वेक्टर्स इस पे जमीन पर, फ्लोर पर लग रहे हो, या फिर सभी वेक्टर्स छत वाली सरफेस पर, प्लेन पर लग रहे हो, या फिर सभी वेक्टर्स मेरी लेफ्ट वाली वॉल पर एक्ट कर रहे हो, या फिर सभी वेक्टर्स मेरे राइट वाली वॉल पर, सरफेस पर एक्ट कर रहे हो। राइट? सो प्लेन को दिखाने के लिए क्योंकि 3 डायमेंशन होता है ना वो, तो ऐसे अगर मैं ये ड्रॉ कर दूं, ये पैरेललोग्राम जैसा, तो ये आपका एक तरह से ए बी सी डी, एक ये प्लेन है, मतलब एक ये सरफेस है, एक ये वॉल है। ठीक है, ये क्या है? प्लेन है, सरफेस। चलिए रिज्यूम कर लेते हैं, ये मान लीजिए आपकी छत है ना, कमरे की छत है, तो जो आपके वेक्टर्स हमें लेने हैं वो सब इसी पर होने चाहिए। किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ए बी, और कोई पॉइंट कॉमन होना जरूरी नहीं है, पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट भी कहीं भी हो सकता है। स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो जाएगा फिर तो वो को इनिशियल वेक्टर्स हो जाएंगे। राइट? किसी भी तरफ हो सकते हैं। तो यहां पर मैंने ये 4 वेक्टर बनाए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। इन सब की क्या प्रॉपर्टी है कि ऑल ऑफ देम आर एक्टिंग ऑन सेम प्लेन, सेम सरफेस। मतलब सेम आपकी वॉल पर, चाहे वो आपकी ये वाली वॉल हो, चाहे सामने वाली वॉल हो, चाहे फ्लोर हो, चाहे रूफ हो, सेम वॉल पर एक्ट कर रहा है। राइट? सो ऐसे सभी वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? को प्लेनर वेक्टर्स, इनका कॉमन प्लेन हो, कॉमन सरफेस। राइट? सो दिस इज योर 7th टाइप ऑफ वेक्टर्स, को प्लेनर वेक्टर्स। नेक्स्ट टाइप नंबर 8, ये बहुत अच्छा होगा अगर आप साथ साथ में नोट भी करते जाएंगे तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज तो मैं इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं और रिपीट कर करके एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आप डायरेक्ट आप मेरे वीडियो से ही आप इसको याद भी कर सकते हैं डेफिनेशंस को। राइट? सो 8th टाइप इज फ्री और लोकलाइज्ड वेक्टर्स। फ्री क्या बोला मैंने? फ्री या लोकलाइज्ड वेक्टर्स। फ्री का मतलब वो वाला फ्री नहीं कि आपको सामान फ्री में मिल रहा है, यहां पे फ्री मूवमेंट वाला फ्री है कि आप मूव करने के लिए फ्री है, वो वाला फ्री। सो वहीं से इसकी डेफिनेशन भी आती है कि ऑल दोज वेक्टर्स विच कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर इन स्पेस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। एक रिस्ट्रिक्शन है, क्या रिस्ट्रिक्शन है? कि देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन शुड नॉट चेंज। मैग्नीट्यूड उनका उतना ही रहना चाहिए और डायरेक्शन भी वही रहनी चाहिए, लेकिन उठा के हम कहीं भी ले जा सकते हैं पूरे स्पेस में। सो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं फ्री वेक्टर्स, या सॉरी दिस नॉट लोकलाइज्ड, अनलोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का मतलब तो हो जाएगा कि आपका एक्सट्रीमली सॉरी अनलोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का मतलब तो हो जाएगा एक जगह पे फिक्स। सो फ्री और अनलोकलाइज्ड वेक्टर्स मतलब ऐसे सभी वेक्टर्स जिनको हम स्पेस में कहीं भी उठा करके ले जा सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। ध्यान केवल क्या रखना है कि उनका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होना चाहिए, उनकी डायरेक्शन नहीं चेंज होनी चाहिए। सो ऐसे सभी वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? फ्री और अनलोकलाइज्ड वेक्टर्स। डेफिनेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ऑल दोज वेक्टर्स which can be shifted anywhere in space keeping same magnitude, keeping same direction will be called free or unlocalized vectors. So can be shifted anywhere keeping same, can be shifted anywhere keeping same क्या?
magnitude and direction. So all those vectors which can be shifted anywhere in space, keeping same magnitude and direction, they will be called free or unlocalized vectors. शिफ्ट करने का मेथड मैंने क्या बताया कि मान लीजिए आपने ये एक वेक्टर लिया फोर्स F 5 न्यूटन का, अब इसको मैं उठा करके यहां पे ले आता हूं। क्या रखना है? लेंथ मैग्नीट्यूड सेम रखना है, डायरेक्शन सेम रखनी है, मतलब लेंथ सेम रहनी चाहिए और डायरेक्शन भी सेम रहनी चाहिए। सो ये भी आपको हो गया फोर्स 5 न्यूटन। इसको मैं उठा के यहां ला सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर जो फोर्स है ये हमारा क्या हो गया? फ्री और अनलोकलाइज्ड वेक्टर्स, जिसको हम स्पेस में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। केवल दो चीजों का ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए और डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए, राइट। एक्चुअली हम फिजिक्स में जो ज्यादातर क्वांटिटीज पढ़ते हैं वो हमारे वेक्टर क्वांटिटीज, वो हमारी फ्री या अनलोकलाइज्ड वेक्टर्स होती हैं, उनको हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने आपको बताया फोर्स, जैसे आपको मैं बताता हूं वेलोसिटी, जैसे मैं आपको बताता हूं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे फ्री और अनलोकलाइज्ड वेक्टर्स हैं जिनको आप कहीं भी स्पेस में शिफ्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ये एट्थ टाइप ऑफ वेक्टर क्या है? फ्री और अनलोकलाइज्ड वेक्टर्स। So all those vectors which can be shifted anywhere in space keeping same magnitude and direction will be called free or unlocalized vectors. Okay? Next is इसका opposite. नाइन्थ टाइप जो है इसकी अपोजिट है। फ्री का अपोजिट क्या होगा? फिक्स। फ्री जो मूव कर सकता है, जो नहीं मूव कर सकता वो फिक्स। और अनलोकलाइज्ड का अपोजिट क्या होगा? लोकलाइज्ड। सो नाइन्थ टाइप इज फिक्स्ड या लोकलाइज्ड वेक्टर्स। सो डेफिनेशन में बिल्कुल ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ऐसे वेक्टर्स जिनको हम अपनी जगह से हम शिफ्ट नहीं कर सकते, कहीं भी हटा नहीं सकते हैं, जहां पे वो लगे हुए एक्ट कर रहे हैं वहीं पर वो लगते रहेंगे, एक्ट करते रहेंगे, ऐसे वेक्टर्स को हम फिक्स्ड या लोकलाइज्ड वेक्टर्स बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और, एक मैं आपको बहुत कॉमन एग्जांपल बताता हूं फ्री वेक्टर का। जैसे कि मान लीजिए कि आपको किसी एक बॉक्स को आगे की ओर धक्का देके खिसकाना है, शिफ्ट करना है। अब उसको आपको आगे की ओर धक्का देके शिफ्ट करने के लिए मान लीजिए कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाना है, 5 न्यूटन का धक्का देना है। अब आप उसको चाहे ऊपर से धक्का दीजिए, चाहे थोड़ा नीचे से धक्का दीजिए, चाहे और नीचे से धक्का दीजिए, केवल धक्का आपको आगे की तरफ ही देना है। तो आपका जो बॉक्स है वो उतनी ही डिस्टेंस शिफ्ट होगा, ठीक है। आप किसी भी पॉइंट पे धक्का मारिए, धक्का आगे की तरफ ही मारिए, मतलब डायरेक्शन सेम रखिए, और 5 न्यूटन का धक्का उतना ही धक्का मारिए, तो बॉक्स आगे की तरफ उतना ही शिफ्ट होगा, चाहे बिल्कुल ऊपर मार रहे धक्का, चाहे थोड़ा नीचे मार रहे, चाहे थोड़ा नीचे। तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स हमारा जो है वो फ्री वेक्टर, आप उसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज फिक्स्ड और लोकलाइज्ड वेक्टर्स, जिसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं स्पेस में। तो बहुत सिंपल, कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ एक्शन। जिस पॉइंट पर वो लग रहे हैं वहां से हम उनको शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे वेक्टर्स को जिनको हम उनके पॉइंट ऑफ एक्शन से, मतलब जहां पे वो अप्लाई हो रहे हैं वहां से शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? फिक्स्ड या लोकलाइज्ड वेक्टर्स। इनको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम एग्जांपल एक मैं आपको बता देता हूं कि जो आप पढ़ेंगे चैप्टर आपका जब आएगा फोर्स वाला, रोटेशन वाला चैप्टर आएगा, रोटेशन में टॉर्क, अभी आपको नहीं समझ आएगा क्या क्वांटिटी है, जब रोटेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, मैंने बताया आपको, तो वहां पे आएगा सामने। फिलहाल इसको हम ये समझ लेते हैं कि फॉर रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट, जैसे
चलाने के लिए, खिसकाने के लिए फोर्स चाहिए होता है ना, उसी तरह से रोटेट करने के लिए टॉर्क चाहिए होता है। अभी आप इसको ऐसे समझ लीजिए सिंपल लैंग्वेज में, जैसे शिफ्ट करने के लिए, खिसकाने के लिए, स्ट्रेट लाइन में चलाने के लिए फोर्स चाहिए होता है, वैसे ही रोटेट कराने के लिए टॉर्क चाहिए होता है। डिटेल में इसके बारे में रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे। तो फोर्स तो हमारा फ्री क्वांटिटी है, उसका पॉइंट ऑफ एक्शन आप बदल दीजिए। मैंने अभी आपको बताया, ऊपर लगाइए, थोड़ा नीचे लगाइए, थोड़ा नीचे लगाइए, डायरेक्शन सेम रखिए, मैग्नीट्यूड सेम रखिए। लेकिन टॉर्क को आप चेंज नहीं कर सकते हो पॉइंट ऑफ एक्शन, जिस जगह पे लगा रहे हो वहीं पे लगाना पड़ेगा, अदरवाइज इसका इफेक्ट चेंज हो जाएगा। सो टॉर्क जो है हमारा फिक्स्ड या लोकलाइज्ड वेक्टर है। जैसे सिंपल एग्जांपल बताता हूं रोटेशन का। दरवाजे को आप खोलने का मतलब क्या होता है, उसको रोटेट करते हो ना, उसके हिंज के अबाउट, है ना, ऐसे ऐसे रोटेट होता है ना दरवाजा। अब दरवाजे को अगर आप बिल्कुल दूर से पकड़ेंगे, बिल्कुल किनारे से, तो उसका इफेक्ट दूसरा होगा। आप थोड़ा सा और जहां से जुड़ा हुआ है दरवाजा हिंज, उसके और थोड़ा सा पास में जाइए, इफेक्ट दूसरा होगा। और थोड़ा पास में जाके उसको आप रोटेट करने की कोशिश करिए तो और मुश्किल होगी, है ना। तो आप डायरेक्शन सेम रख रहे हैं, मतलब दरवाजे को आप इस तरफ मान लीजिए ला रहे हैं, सेम डायरेक्शन अंदर की तरफ। आप फोर्स भी उतना ही लगा रहे हैं, धक्का उतना ही दे रहे हैं, लेकिन आप उसका पॉइंट ऑफ एक्शन आप चेंज कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट चेंज हो रहा है। इसको करके देखिएगा घर पे दरवाजे को आप अपने, आप बिल्कुल बाहर की तरफ से दरवाजे को खोलिए, फिर आप थोड़ा सा और आगे से, फिर थोड़ा और आगे से, मतलब जहां पे दरवाजा जुड़ा हो उसकी तरफ शिफ्ट होते जाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि डिफिकल्टी होगी खोलने में। इसका मतलब आप पॉइंट ऑफ एक्शन चेंज कर रहे हो तो इफेक्ट चेंज हो रहा है। तो यहां पे हम पॉइंट ऑफ एक्शन चेंज नहीं कर सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ एक्शन अगर चेंज नहीं हो सकता है तो क्या बोलेंगे, फिक्स्ड या लोकलाइज्ड वेक्टर्स। ओके, राइट। सो दिस इज 9th fixed or localized vectors. Now 10th and your general category, general types of vectors में 10th और last आपका जो है null और zero vector। तो बहुत सिंपल है, देखने भी लग रहा है। जीरो का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, उसके लिए नल, NULL नल भी यूज किया जाता है, राइट। सो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसको हम नल वेक्टर या जीरो वेक्टर बोलेंगे। मैग्नीट्यूड जीरो। अब कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर जीरो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, जब जीरो मैग्नीट्यूड है तो हम उसके बारे में पढ़ी क्यों रहे हैं, आता है ना कैलकुलेशंस में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने लिखा वेक्टर F1 इज इक्वल टू 5 न्यूटन इन नॉर्थ, वेक्टर F2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन इन नॉर्थ। अब आपने लिखा वेक्टर F3 इज इक्वल टू वेक्टर F1 माइनस वेक्टर F2, ठीक है। F1 5 न्यूटन नॉर्थ में, F2 5 न्यूटन नॉर्थ में, F1 में F2 को माइनस कर रहे हैं तो डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो कितना आ जाएगा, जीरो। डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ, तो जीरो इन नॉर्थ, समझे। तो ये आपका F3 वेक्टर क्या हो गया, ये हो गया नल और जीरो वेक्टर। अब बात क्लियर हुई। सो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसको हम क्या बोलेंगे, नल और जीरो वेक्टर। एग्जाम्पल कैलकुलेशंस में ही ज्यादातर ये आएगा आपका। तो जैसे F1 हमने लिया 5 न्यूटन नॉर्थ, F2 लिया 5 न्यूटन नॉर्थ, तो F3 हमने एक नया वेक्टर लिया F1 माइनस F2, तो ये कितना आ गया, 5 माइनस 5 0 इन नॉर्थ। तो यहाँ पे F3 को हम बोलेंगे नल या जीरो वेक्टर। ओके बच्चों, सो ये हमारी एक जो अभी हमने पढ़ा ये टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की जनरल कैटेगरीज थी। कुछ एक दो वेक्टर्स स्पेशल टाइप्स के वेक्टर्स होंगे, उनके बारे में हम अभी बाद में पढ़ेंगे। सो फिलहाल अभी एक हम ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इसके बाद हम एक स्पेशल टाइप, बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेक्टर है यूनिट वेक्टर, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है, फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज में आता है, राइट। सो वो 11th टाइप है, लेकिन उसको हम इसके साथ में नहीं पढ़ना है क्योंकि वो काफी डिटेल में हमें उसके बारे में पढ़ना है, और वो बहुत ही यूजफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्पेशल टाइप का वेक्टर है यूनिट वेक्टर, जिसके बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, सो आई होप कि आज जो हमने पढ़ा है, आज थ्योरेटिकल ज्यादा था ना, आज थ्योरेटिकल ज्यादा था,
तो लेकिन ये भी जरूरी था सीखना टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। सो आज हमने जो सीखा, क्या सीखा, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर या न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मॉड के साइन से, और फिर हमने क्या एक चीज सीखी, नई चीज आज क्या सीखी कि कोई ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो वो वेक्टर नहीं भी हो सकती है। एग्जाम्पल क्या बताया था, करंट में मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन लेकिन वो वेक्टर नहीं है। तो ऐसे केस में क्या उसमें एक स्टेटमेंट में ऐड हो जाता है डेफिनेशन में कि एल्जेब्रिक लॉज ऑफ रूल्स ऑफ एडिशन, एल्जेब्रिक लॉज ऑफ एडिशन रूल्स जो है वो फॉलो नहीं करती हैं, करने चाहिए वेक्टर्स को। अगर वो एल्जेब्रिक लॉज ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉलो कर रहा है तो वेक्टर नहीं होगा, राइट। फिर हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर सीखे, जो 10 टाइप्स के वेक्टर्स। ओके, सो आई होप यू एंजॉयड दिस पार्ट ऑफ लेक्चर, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, आपको कोई भी डाउट है तो मेरे साथ टच में रहिए। मैंने आपको नंबर बताया 9971161302, फिर से रिपीट कर रहा हूं 9971161302, और वेबसाइट डोंट फॉरगेट www.mecinstitute.com। हम दूसरों की तरह अपने वीडियो को शॉर्ट नहीं करेंगे। हमारा वीडियो जो होगा, लेक्चर जो होगा, फुल डिटेल में होगा। ये नहीं कहेंगे कि आप ज्यादा डिटेल के लिए मेरी वेबसाइट पे जाके परचेस करिए। हाँ, आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको एडिशनल मैटर मिलेगा, लेकिन हम आपको ये एश्योर करते हैं, गारंटी देते हैं कि हम आपको ये जो लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स दे रहे हैं, ये पूरी तरह से फ्री हैं और ये अपने आप में कंप्लीट हैं। इनको देख करके आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी भी ये इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, इंट्रोडक्टरी पार्ट ही चल रहा है वेक्टर्स का। सो इसके नेक्स्ट में मैंने क्या बताया, क्या करेंगे, एक स्पेशल टाइप का वेक्टर, यूनिट वेक्टर, बहुत ही यूजफुल वेक्टर। ओके, बाय, थैंक यू फॉर cooperating me, for watching me, for listening me. Okay, thank you.